this video we will study about the problems based upon the LCR circuit. So there are the different kind of problems taken by NCERT to enrich your textual knowledge. फिज़िक्स को सिखाने के लिए एक बहुत अच्छी जो एग्जांपल्स हैं वो आप यहाँ सीखेंगे। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी तो आपकी होगी ही होगी, पर आप फिज़िक्स को जो इस चैप्टर का फिज़िक्स है उसको आप बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम नोन पैरामीटर्स को लिखते हैं कि आपके पास एक रेजिस्टर है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो 200 ओम्स है, राइट। और एक कैपेसिटर है, वो है 15.0 उसकी कैपेसिटेंस है, दिस 1 माइक्रोफैरड। तो इसको आप SI यूनिट्स में लिख लीजिए, दिस इज़ 15.0 क्रॉस 10⁻⁻6। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है माइक्रो की, यहाँ आप लिख सकते हैं। दे आर कनेक्टेड इन द सीरीज विद द जो इनपुट वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स है वो है 50 हर्ट्ज़। अब आपका जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके का लगता है कि ये देखिए, हम इस सर्किट इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। इस सर्किट से यहाँ जो वोल्टेज आप इनपुट में दे रहे हैं वो 220 वोल्ट है और यहाँ एक रेजिस्टर है। जैसे आपने LCR सर्किट में पढ़ा है, इस सर्किट में सिर्फ R और C है बट इंडक्टर एब्सेंट है। ओके, सो यहाँ आप देखें कि आप जो मैथमेटिक्स आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसी के हेल्प से आप सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। अब क्योंकि ये दोनों R और C जो है सीरीज में है, इसका मतलब सेम करंट जो है वो यहाँ से पास करेगा और इसके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा रेजिस्टेंस R है, इसके में रजिस्टर में जो वोल्टेज डेवलप होगी वो करंट इन द LCR सर्किट और रेजिस्टेंस थ्रू दिस, और इसमें जो वोल्टेज डेवलप होती है वो होती है जैसे इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो XC होता है, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो होगा वो I इंटू XC टाइम होगी। सो अब हमसे कुछ सवाल पूछे हैं और जो पहला सवाल जो है वो कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो आपसे पूछा है कि सर्किट में करंट कितना होगा। तो हम सबसे पहले हमारा जो पहला सवाल है इसके बारे में हम चर्चा करना शुरू करते हैं। सवाल पढ़ना ज़्यादा चाहिए सारा। पहले कैलकुलेट द वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर आपको निकालना है। ये जो रजिस्टर है इसमें आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज निकालनी है और कैपेसिटर से आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ही निकालना है। तो यहाँ आपको फार्मूला लगा हुआ है। आपसे आगे पूछा है कि क्या एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज, जो वोल्टेज इसके अक्रॉस पैदा होगी और जो वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस होगी, क्या इसका सम जो है वो 220 के बराबर है, और यदि नहीं है तो आप इस पैराडॉक्स को सॉल्व करिए। मुझे तो इस सवाल में बहुत अच्छी फिज़िक्स समझने का मौका आपके साथ मिलेगा। देखिए, हमने सबसे पहले नोन पैरामीटर लिखे और उसके बाद आप देखें कि कितना मज़ेदार पार्ट है। हम सबसे पहले यदि हमने करंट इन द सर्किट निकालना है तो यूजिंग ओम्स लॉ यदि हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करें तो ओम्स लॉ में होता है V इज इक्वल टू IR। सो I यदि आपने करंट निकालना है तो V अपॉन R के फार्मूले से निकलेगा। अच्छा, अब ऐसा है कि इसमें अकेला रजिस्टर तो है नहीं। यदि इसमें अकेला रजिस्टर नहीं है तो इसमें रजिस्टर है, कैपेसिटर है, इंडक्टर एब्सेंट है। तो जब ये सब जो करंट एलिमेंट्स हैं ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं तो हम रजिस्टर की जगह एक रिप्लेसमेंट इसकी कर देते हैं, हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इम्पीडेंस Z से लिखा जाता है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसका फार्मूला रहता है R² प्लस XC माइनस XL स्क्वायर, ऐसे रहता है। अच्छा, अब यहाँ इंडक्टर तो है नहीं। यदि इंडक्टर है नहीं तो XL 0 होगा, तो आपके पास जो Z का वैल्यू रहेगा वो सिर्फ रहेगा R² प्लस जस्ट XC स्क्वायर। सो अब आप यहाँ यूज़ कर लीजिए, XC जो है वो 1/ओमेगा C होता है और ये हो जाएगा 1/2 पाई न्यू इंटू C हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसको आपको सॉल्व करने में कोई मुश्किल आनी चाहिए और मैं इसको यहाँ का छोड़ दूँगा। ये आ जाएगा आपके पास R² प्लस 2 पाई न्यू C, और आप इसको
ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को आपको सॉल्व करना है। यहाँ आर का वैल्यू आपको पास दिया हुआ, इसका स्क्वायर करना है। 3.14 फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 हर्ट्ज दिया हुआ है और कैपेसिटेंस जो है वो 15.0 × 10⁻⁶ फैराड दिया हुआ है। यदि आप इसको यहाँ इस्तेमाल करते हैं, मात्र वैल्यूज को भरते हैं, तो इम्पीडेंस का वैल्यू जो है वो सॉल्व करके आता है 291.5 ओम। आपको कंसेप्ट सीखना है और बाकी न्यूमेरिकल वर्क आप +2 के स्टूडेंट खुद कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस सर्किट में करंट कितना है, क्योंकि इसी के लिए हमने ये सब कुछ किया था, करंट इन द सर्किट। तो करंट का फार्मूला देख लीजिए, ओम्स लॉ से I = V अपॉन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। देयरफॉर हम ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर current in the circuit is करंट होगा I = नाउ V अपॉन Z। तो जो V है ये सोर्स वोल्टेज है और Z जो है वो सारे जो करंट एलिमेंट्स हैं। अब इसमें करंट एलिमेंट सिर्फ रेजिस्टर और कैपेसिटर है, तो इनका जो इम्पीडेंस होगा 291.5 ओम्स, इसको आप यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो सोर्स वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट एंड डिवाइड बाय 291.5 ओम। सो दिस, इसको सॉल्व करें आप तो ये आ जाएगा आंसर 0.755 एम्पियर। ओके, अब हम चलते हैं पार्ट बी की ओर। आपसे पूछा गया कि कैलकुलेट करिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस अ रजिस्टर। इसको हम चर्चा कर चुके हैं कि इस रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज डेवलप होगी और कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज डेवलप होगी। मज़ेदार चीज़ है, आप इसको सीखें और आगे जब टेक्स्ट में हम चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आप बड़े आराम से इन चीज़ों को समझ जाएंगे। अब देखते हैं, देख रहे हो कि इस सर्किट में जो रजिस्टर और कैपेसिटर जो है वो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं और आप पास्ट का अपना टेक्स्ट याद करें, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, इसलिए यही जो करंट है 0.755 एम्पियर जो है यही रजिस्टर से क्रॉस करेगा और यही कैपेसिटर से क्रॉस करेगा। सो नाउ द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो होगा वो सीरीज सर्किट CR जो सर्किट है उसमें जो करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है। तो करंट आपने अभी इवेल्युएट किया है, दिस इज 0.755 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है रजिस्टर का वो 200 ओम है। आप इसको लिखें और इसका सॉल्व करें तो इसके यूनिट, इसको सॉल्व करने के बाद न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी 151 यूनिट वोल्ट रहेंगे। उसी तरीके से आप देखेंगे कि सीरीज़ में जो कैपेसिटर होगा उसमें करंट तो सेम बहेगा और जो उसका रेजिस्टेंस है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा और दोनों की वैल्यू हमने इवेल्युएट कर रखी है, सेम करंट पास करेगा तो इसका मतलब 0.755 एम्पियर रहेगा और XC की वैल्यू आपने इस न्यूमेरिकल को इस पार्ट से सॉल्व कर रखी है और इसका आंसर है 212.3 ओम। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है 160.3 वोल्ट, राइट। अब बड़े मज़ेदार बात शुरू होती है। उन्होंने कहा कि देखिए आप इनपुट से वोल्टेज अप्लाई करते हैं 220 वोल्ट और जो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर जो डेवलप होती है वो 151 वोल्ट होती है और वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द रजिस्टर जो कैपेसिटर है वो है 160.3 वोल्ट होती है। अब आप देखिए इनपुट से वोल्टेज जा रही है 220 और जो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट सो, ऐसा तो नहीं है। अब देखिए ज़रा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज दिस इज 151 वोल्ट and voltage across the capacitor is 160.3 volt. So if you add it up it will become 311.3 volt, right? So this is a paradox. So why it is not so, ये ऐसा क्यों नहीं है? अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम आपके साथ सबसे पहले कुछ चर्चा करते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि जो दो वोल्टेजेस जो हैं वो सेम फेज़ में नहीं है। आप एक फेज़र डायग्राम जो हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है उसके ऊपर आप अपना ध्यान दोबारा फिर से ले जाने की कोशिश करें कि आपने किया था कि यदि मान लो
ये है वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। आप पहले टेक्स्ट थोड़ा सा देख लें, और करंट और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर जो वो सेम फेज में होते हैं, और जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ओके, सो जो वोल्टेज, अब आपके पास एक रजिस्टर है इस सर्किट में और एक कैपेसिटर है, तो ये दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का, दे आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। और यदि ये परपेंडिकुलर टू वन अनदर है तो इन दोनों के जो वोल्टेज VC दैट इज I टाइम XC विच इज़ व्हाट यू हैव इवेल्युएटेड 160.3 वोल्ट, एंड वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर दैट इज 150.1 वोल्ट, राइट। सो इनका जो ये है सोर्स वोल्टेज। ओके, सो दिस शुड बी, ये अब यदि ये जो साइड है, यदि ये साइड, और इसको मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ इस साइड से, सो दिस इज ऑल्सो 160.3 वोल्ट। सो नाउ व्हाट शुड बी हेयर, ये जो वोल्टेज V है, जो सोर्स वोल्टेज है, इट शुड बी, अब आपको समझ आ जाएगा, VR² प्लस VC²। सो यदि आप VR² जो है 151 का स्क्वायर करें, और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दिस इज 163.2 का स्क्वायर करें, दिस विल नेचुरली बी 220। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 220 वोल्ट। सो दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस पैराडॉक्स, कि ये क्यों पहले बराबर नहीं थे। सो जब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, देन द वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज दैट इज 220 वोल्ट। सो यही इस जो किताब की सुंदरता है कि इसमें एक तो बच्चे की न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी बढ़ती है, और साथ साथ में आपको फिज़िक्स और गहराई से जानने का अवसर मिलता है। अब हम लिए चलते हैं आपको अगली प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नंबर है 7.7। हम अपने सिस्टम के ऊपर बहुत लंबा वीडियो नहीं बना पाते हैं, हमें शॉर्ट वीडियो मजबूरन बनाना पड़ता है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करते हैं, और ये अगले एग्जाम्पल में हम चर्चा करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.7 की। और ये एग्जाम्पल नंबर 7.7, यहाँ से सवाल आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, चाहे आप CBSE बोर्ड से एग्ज़ाम दें, चाहे आप HP बोर्ड से एग्ज़ाम दें, या किसी अन्य बोर्ड से आप एग्ज़ाम दें, तो आपसे सवाल इस एरिया से ज़रूर पूछा जाता है। कहा यह है कि आपके पास एक सर्किट है जो विच इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द इलेक्ट्रिक पावर। एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसपोर्ट करने का जो सर्किट है, यदि उसमें पावर फैक्टर लॉ होता है, लॉ पावर फैक्टर का मतलब है इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। आपने तो पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। यदि पावर फैक्टर लॉ हो तो पावर लॉस ज़्यादा होता है। दूसरी बात जो है चर्चा करने के लिए जो कही है, वो पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय यूज ऑफ द कैपेसिटर ऑफ अप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन। तो पहले हम सवाल के पहले हिस्से के ऊपर अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं कि यदि आपके पास सर्किट है, सर्किट में इस पावर को आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, पावर ट्रांसमिशन का जो फार्मूला होगा VI cos phi होगा। ओके, और इसमें जो cos phi वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको आपने प्रीवियस वीडियो में समझ रखा है, दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये वोल्टेज है जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। अब देखिए, यदि पावर फैक्टर लॉ हो जाता है, यहाँ देखिए, यदि पावर फैक्टर लॉ होता है तो ट्रांसमिशन लॉस ज़्यादा होता है। मान लो ये वाला पावर फैक्टर जो है लॉ है, और आप इतनी पावर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, दिस मच इज द वोल्टेज यू ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। यदि आपका ये पावर फैक्टर कम हो जाता है तो आपको अब I वाला पार्ट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, ओनली देन यू कैन ट्रांसफर दिस अमाउंट ऑफ पावर। यदि ये वाला पार्ट घट जाएगा तो आपको इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इस पार्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अब आप जानते हो कि जो हीट है H/T इज इक्वल टू I²R। तो जैसे ही आप इस पार्ट को बढ़ाएंगे, पावर फैक्टर के कम होने से जैसे आप I करंट वाले पार्ट को इंक्रीज करेंगे, तो
पावर लॉस ड्यू टू हीट विल इंक्रीज। तो इससे जो पावर लॉस है ड्यू टू हीट ये बढ़ जाएगा, राइट, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अब इसके हम सेकेंड पार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में आपसे ये कहा गया है कि पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय यूज ऑफ ए कैपेसिटर। पावर फैक्टर को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आप पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अब हम इस बात के बारे में आपसे बात करते हैं। हम दोबारा फिर से एक बार फेज़र डायग्राम की ओर चलते हैं। आपने फेज़र डायग्राम में किया है कि जो वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स है, ये देखिए, जो सोर्स वोल्टेज है ये है वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स, और ये है करंट थ्रू द LCR सर्किट। दिस इज द करंट अक्रॉस द LCR सर्किट। यू नो दैट, इसको आप इस इक्वेशन से लिखते हैं Bm sin omega t and I is equal to, this is Im sin omega t plus phi। और ये जो phi जो एंगल है ये है सोर्स वोल्टेज और करंट के बीच में जो LCR सर्किट में बहता है। अब सवाल ये है कि ये इस करंट को यदि आप रिजॉल्व कर दें, इसके आप दो कंपोनेंट बना दें। एक कंपोनेंट का मैं लिख दूं IP। IP का मतलब है ये कंपोनेंट जो वोल्टेज की डायरेक्शन में है, राइट, और दूसरा कंपोनेंट को हम लिख देते हैं IQ। ओके, अब IP का मैथमेटिक्स कैसा रहेगा? IP को मैं लिखूं, यदि मैं इसको रिजॉल्व करूं, IP जो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज I cos phi। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट, इसको आप लिख सकते हैं I cos phi, राइट, और IQ को आप क्या लिख सकते हैं? I sin phi। ओके, सो दिस कंपोनेंट इज I sin phi and this component is equal to I cos phi, राइट। अब आप गौर से देखें कि जो I sin phi कंपोनेंट ऑफ दिस करंट है उसका और सोर्स वोल्टेज के बीच में जो एंगल है वो है π/2। तो phi in this case for I sin phi component, for I sin phi component, phi is equal to phi, the angle between source voltage and I sin phi component is π/2। ये एंगल π/2 है। So this means that power factor is 0। So this means that cos π/2 is equal to 0। So power, this means that further it is clear that power loss through I sin phi is 0। So such currents are called Bartlett's current। इसको हम बार्टलेस करंट बोलते हैं। ओके, और अब आप दूसरे कंपोनेंट में देखें, जो I sin phi है और वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इन दिस केस क्या है? phi इज इक्वल टू 0। सो जो पावर लॉस इसमें होगा ये PB cos 0 डिग्री, इसमें इतना आ जाएगा।
सो इस कंपोनेंट से पावर लॉस होगा, ये कंपोनेंट ऑफ द करंट, सो आई पी इज कॉल्ड बट फुल करंट, आई पी दैट इज इक्वल टू, इसको ढंग से लिखते हैं, आई पी that is equal to I cos phi is called Barth full current. ये सवाल आपसे पूछा जाता है, what are Barth full currents and Barth less currents. So this is Barth full current and IQ that is I sin phi is Barth less current. अब आपसे सवाल पूछा गया है आगे, देखिए कि आप पावर फैक्टर कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं बाय यूज ऑफ द कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट। यदि आप इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इसको लिए क्या करना पड़ेगा। सो हम यदि एनालिसिस करें तो यदि पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो वोल्टेज से एक 90 डिग्री के ऊपर एक करंट है दैट इज आई क्यू, और यदि आप इसको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, ओके, यदि आप इसको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा करंट क्रिएट करना पड़ेगा जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो। अब देखिए ज़रा गौर से, यदि आपको इसके ऑपोजिट एक करंट का कंपोनेंट क्रिएट करना है, ज़रा हम आपके साथ चर्चा करते हैं कि आप ज़रा गौर से देखिए कि फिर आप उसको वेक्टर डायग्राम को हम आपके साथ बनाते हैं जो हमने आपके साथ पिछले पेज पर बनाया था। ओके, सो ये है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर और ये है करंट अक्रॉस द रेजिस्टर, राइट। और इस वेक्टर डायग्राम को देखिए, ये है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और ये है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो आपको एक कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा बिकॉज उसमें करंट और वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर के बीच में एक एंगल बनता है +π/2। So if you attach the capacitor of a certain capacitance, then it will generate the current ahead of this by an angle of π/2. So that is IQ prime. So this means that when you connect the capacitor of appropriate capacitance in parallel, तो आप क्या करेंगे, I और IQ prime जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। If you connect the a capacitor of appropriate capacitance को आप जोड़ते हैं तो इसमें एक कंपोनेंट ऑफ करंट जनरेट हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ना है, एक अप्रोप्रिएट कंपोनेंट ऑफ करंट जो है वो जनरेट हो जाएगा दैट इज आई क्यू प्राइम, दैट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द आई क्यू। so that P is effectively then P effectively P will then be equal to, तो ये पावर जो है वो सिर्फ इतनी रह जाएगी, आपके पास सिर्फ एक पैरेलल कंपोनेंट रह जाएगा इनटू V, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड देन वी विल शिफ्ट आवर डिस्कशंस टू द अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें सिर्फ हम आइडिया डिस्कस करेंगे। हम न्यूमेरिकल में जो है वो हम आंकड़े सॉल्व नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ओर नहीं हम जाएंगे बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सॉल्व इन द NCERT book. You have to open the NCERT and just a concept over here. आपसे सवाल पूछा है कि एक साइनोसाइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू जो है, ये देखिए साइनोसाइडल वोल्टेज है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं B इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा t, और इसकी जो ये पीक वैल्यू VM है वो 283 वोल्ट है, राइट। एंड द फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, राइट, इज अप्लाइड इन द LCR सर्किट। अब इसमें तीनों ही प्रेजेंट हैं। रेजिस्टर का जो वैल्यू है वो है 3 ओम, इंडक्टर का जो वैल्यू है वो 25.48 मिली हेनरी, इसको आप अभी सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 25.48 क्रॉस 10⁻³ हेनरी हो जाएगा, और जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो है 796 क्रॉस 10⁻⁶ माइक्रोफैरड। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा है फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अब हम इम्पीडेंस का LCR सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है, जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर उसको समझने के लिए एक न्यूमेरिकल
एस्पेक्ट जो है वो क्रिएट किया है। सो LCR सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं उसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, जहाँ XC को आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 पाई न्यू सी। आप देख लीजिए सारे पैरामीटर्स आपको पता है, 2 3.14 न्यू 50 हर्ट और कैपेसिटेंस जो है 796 का 10⁻⁻6। XC को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं XL that is equal to L omega. So now here inductance is given to you and frequency is also given to you 2 pi nu। आप XL को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है। सो इसको यदि आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो Z का वैल्यू आपके पास आता है, Z का वैल्यू आपके पास आता है अंडर रूट ऑफ this is the resistance that is 3 का स्क्वायर प्लस XC that is 8 and XL -4। ओके, इसका आप स्क्वायर कर देंगे and which is then equal to this is 5 ohm। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू टू सॉल्व। आप इसको धीरे धीरे सॉल्व भी करें। उसके बाद अगला बी पार्ट में आपसे सवाल पूछा है द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स एंड द करंट। इसको आपने ध्यान से समझना है। जो फेज डिफरेंस फाई ये होता है सोर्स वोल्टेज के बीच में और करंट इन द सर्किट। इसको आप लिख सकते हैं दिस इज टेंजेंट इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। हर पैरामीटर आपको पता है, इसको आप यहाँ रखें। ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स XC 8 XL 4 and R is equal to 3। So this is negative minus 53.1 डिग्री। तो ये बताता है कि जो करंट है वो वोल्टेज से पीछे रह गया है। सिंस फाई इज नेगेटिव, ऐसे लिख देते हैं सिंस फाई इज नेगेटिव। तो इसका कुछ मीनिंग भी समझना है कि इसका मतलब फिर क्या हुआ। दिस मीन्स द करंट इन द सर्किट लैग्स द वोल्टेज negative। This means current in the circuit lags the voltage। okay, across the source। राइट। सो देन व्हाट इज देन आस्क फ्रॉम यू। सी पार्ट में आपसे क्या पूछा है द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। तो पावर जो है उसका फार्मूला सीधा ही है। तीसरी बात आपसे पूछी है पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट दैट इज इक्वल टू I²R। सो मुझे लगता है कि शायद चीज़ें आपको साफ साफ तरीके से पता है। इसमें I का जो वैल्यू होगा दिस इज व्हाट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइड बाई √2। So this is equal to 1 by √2 and this current is V upon R। so करंट की जगह हम लिख देंगे VM upon the impedance of the circuit, right? So this will be 1 by √2, the maximum value of the voltage that is 283 and impedance across the circuit is 5। so you are left with the 40 ampere। okay, so therefore power जो क्या होगा अब I²R होगा। therefore power is equal to I²R। हमने पढ़ा है कि इस LCR सर्किट में पावर इज कंज्यूम ओनली बाय द रेजिस्टर। सो दिस इज इक्वल टू 40 स्क्वायर एंड 3 ohm that is equal to 4800 watt, right? And last part is
यहाँ आपसे पूछा है पावर फैक्टर। और सुंदरता देखिए कि यही चीज़ें आपको पहले सिखाई गई है, टेक्स्ट में आपको सब यही सिखाया गया है और उसको इवेल्यूट करने का अब यहाँ आपको तरीका सिखाया है। दिस इज पावर फैक्टर विच इज इक्वल टू cos फाई, एंड देन दिस इज cos ऑफ फाई का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 53.1 डिग्री, and this is equal to 0.6. So now we will go for another numerical problem, which is example number 7.9. इसमें उन्होंने कहा है कि सपोज करिए कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इन द प्रीवियस एग्जांपल इज वेरिड। आप प्रीवियस एग्जांपल जो आपका डाटा पैरामीटर जो हैं वो सब पुराने रहेंगे, और यदि उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ सोर्स फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं, बट इज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट रेजोनेंस अक्कर। तो आपसे पूछा ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट रेजोनेंस क्या होती है, ओमेगा 0 दैट इज इक्वल टू 1/√LC। जब XL जो है XC के बराबर हो जाता है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और यहाँ आपके पास आपको पता है L और C का वैल्यूज़ पता है। सो ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC। तो L का जो वैल्यू है आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 25.48 और क्रॉस 10⁻⁻3, और कैपेसिटेंस के जो वैल्यू वो भी आपने कैलकुलेट कर रखा है। आई थिंक इट इज दिस इज L एंड C आर द गिवन पैरामीटर्स। 796 क्रॉस 10⁻⁻6, इस एक सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 222.1 रेडियन पर सेकेंड, राइट। और यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं एट रेजोनेंस। ये हो जाएगा ओमेगा 0 अपॉन 2 पाई, एंड दिस इज इक्वल टू 221.1 अपॉन 2 क्रॉस 3.14, राइट। सो दिस इज सम वेयर। यदि आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 35.4 हर्ट्ज। कोशिश करें मैनुअली करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मैनुअली ही करना होता है। दूसरा पार्ट है, आपसे जो सवाल पूछा है वो कैलकुलेट द इम्पीडेंस जेड ऑफ द सर्किट, द करंट एंड द पावर डिसिपेटेड। पहले तो आप इम्पीडेंस कैलकुलेट करें। बी पार्ट में आपसे इम्पीडेंस पूछा है। इम्पीडेंस एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा? एट रेजोनेंस देखिए इम्पीडेंस का फार्मूला होता है √ऑफ R² प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। एट रेजोनेंस क्या होगा? व्हाट हैपन एट रेजोनेंस? XC इज इक्वल टू XL, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। दिस मीन्स Z इज इक्वल टू R ओनली। ओके, so this means that this is equal to 3 ohm. That is what is given to you in the last problem. Yes, that is given to you in the last problem. So this is equal to 3 ohm only. So अब root mean square value of a current at resonance, the root mean square at resonance, I root mean square at resonance is equal to I is equal to B upon Z. So applied voltage is 283 by √2, और अब Z आ जाएगा 1/3. So this is what the maximum value of the current. यहाँ आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज इस्तेमाल करना है। ये आ जाएगा IRMS is equal to VRMS upon Z आएगा। So this is VRMS upon 3. So this is 66.7. इसको आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। So power dissipated at resonance is the power dissipated at resonance is
पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इज I स्क्वायर R, राइट। सो आप इस वैल्यू ऑफ करंट को आप यहाँ रख दें 66.7 का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस की जगह आप रख सकते हैं 3 ओम। सो यू विल लेफ्ट विद 33.35 किलोवाट। एक मज़े की बात देखें, आपने पिछले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने ये देखा था कि जो पावर आपने कैलकुलेट की थी वो थी 4800 वाट, राइट। बट द पावर एट रेजोनेंसेस, देखिए जरा गौर से, पावर एट रेजोनेंस जब XL इज इक्वल टू XC हो जाता है तो वो बढ़ जाती है। पावर एट रेजोनेंस is greater than the power across a circuit in normal conditions. So this is a very good conclusion that can be drawn from here कि जो रेजोनेंस की कंडीशन में जो पावर लॉस जो है वो ज़्यादा होता है। और आप चाहें तो पुराने टेक्स्ट में आप चले जाएं, वहाँ आप देखेंगे कि जो एट रेजोनेंस जो करंट का पीक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जितना करंट ज़्यादा होगा उतना पावर ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब हम चलते हैं, एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो डे टू डे लाइफ में आपको बहुत उसे पाला पड़ता है और आप जानना भी चाहेंगे इसके बारे में। इसमें कहा यह गया है कि एग्जांपल नंबर 7.0, एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं, पर्सन इज मेड टू वॉक थ्रू द डोर वे ऑफ द मेटल डिटेक्टर। जब आप मेटल डिटेक्टर के पास से गुजरते हैं फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, राइट, इफ़ ही और शी इज़ कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल, यदि मेटल की कोई चीज़ आप लेकर जा रहे हैं तो मेटल डिटेक्टर जो है वो एक टू टू की आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो उनसे आपसे पूछा है कि आप बताइए कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है और कैसे काम करता है। चलो इसके हम सॉल्यूशन के बारे में अब चर्चा करते हैं कि वहाँ अक्सर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो पूछा आपसे कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। आपने प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस में पढ़ा, अपने रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, XC इज इक्वल टू XL, राइट। तो यदि प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस के ऊपर काम करता है, इसका मतलब ये है कि इस मेटल डिटेक्टर में पक्का एक कैपेसिटर और इंडक्टर की अरेंजमेंट होती है। तो जो एक डिटेक्टर होता है उसमें कॉइल्ड अरेंजमेंट्स होती है, और जब ये मेटल के पास जाती हैं तो ये कॉइल्ड अरेंजमेंट से निकला गया जो करंट है वो कैपेसिटर के बीच में से गुजरता है, और इसको इस तरीके से अरेंज किया जाता है ताकि ये रेजोनेंट की कंडीशंस को फॉलो करे, और जैसे ही रेजोनेंट की कंडीशंस क्रिएट होती है तो टू टू की आवाज़ जो है आप उसको सुनते हैं। सो इसको हम थोड़ा सा टेक्स्ट के रूप में एक अच्छे तरीके से यदि इसका व्याख्यान देने की कोशिश करें तो ऐसा है कि metal detector works on the principle of resonance in the AC circuit. When we walk through the metal detector, you are in fact walking through the coil of many turns. वहाँ coils होती हैं जिसमें ज़्यादा टर्न्स लिए होते हैं, वो इंडक्टर का रोल प्ले करती है। The coil is connected to the capacitor. coil जो है वो कैपेसिटर के साथ जुड़ी हुई होती है, ट्यून्ड सो दैट द सर्किट इज इन रेजोनेंस। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, इस तरीके से इसको ट्यून किया होता है ताकि सर्किट के साथ रेजोनेंस में रहे। द कॉइल इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर ट्यून्ड सो दैट द सर्किट इज इन रेजोनेंस। सो व्हेन यू वॉक थ्रू द मेटल इन योर पॉकेट, आप जब वहाँ से मेटल डिटेक्टर से गुजरते हैं और यदि आपके जेब में कोई मेटल की कोई चीज़ है, तो जो सर्किट का इम्पीडेंस है Z, दैट इज इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL²। तो इसका इम्पीडेंस जो है वो चेंज हो जाता है, मीन्स रेजोनेंस की कंडीशन में क्या हो जाता है, XC इज इक्वल टू XL हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। तो इम्पीडेंस एकदम से क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस डिक्रीज हो जाएगा, इम्पीडेंस विल देन डिक्रीज। यदि इम्पीडेंस डिक्रीज होगा तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और जैसे करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो बीप की आवाज़ आएगी। So impedance of the circuit will change, resulting in the significant change in the current in the circuit. So जो change in current है उसको जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो डिटेक्ट कर लेता है और बीप की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। मुझे थोड़ा सा ये जो वीडियो लंबा है इसलिए मुझे तेज़ी से इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मैं लंबा वीडियो बना नहीं सकता, तो मुझे सारी जो प्रॉब्लम्स थी आपको इकट्ठा करके एक ही वीडियो में सुनानी थी। इसलिए यदि आपको थोड़ा सा इसमें लगा हो कि मैंने तेज़ पढ़ाने की कोशिश की है तो उसका कारण ये सिर्फ सबसे बड़ा यही है कि नहीं तो मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ते हैं। यदि फिर भी आपको कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। धन्यवाद।